ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं खाद्य संसाधनों में सुधार यानी इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये हमारा क्लास 9th का चैप्टर है यूपी बोर्ड का, जिसमें हम लोग कुछ चर्चा करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से हमारे खाद्य संसाधनों में सुधार होता है और क्या क्या हमारे खाद्य संसाधन हैं। सबसे पहले तो हमें ये देख लेना है कि हमारे चैनल का नाम सैयद आसिम यूनिवर्सिटी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमें ये देखना है इस चैप्टर में कि खाद्य संसाधन असल में होते क्या हैं, हम क्या क्या खाते हैं। देखिए हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे हम शाकाहार भी है और मांसाहार भी है। यानी कि मांसाहार में हम अगर बात करें तो हम मछली खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, ठीक है, और दूध पी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। उधर हम एपीकल्चर की बात करें, अगर मधुमक्खियों से तो शहद मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हमारी उधर हो गई। लेकिन अगर इधर बात करते हैं शाकाहार में, पौधे खाते हैं। तो पौधे अगर हमें खाना है तो हमें फसल लगाना पड़ेगी, और फसल को उगाने के लिए कि अच्छी से अच्छी फसल होना चाहिए। ज़मीनें कम है, ज़्यादा डिमांड है, तो उस सब के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, क्योंकि साइंस का चैप्टर तो साइंटिफिक टेक्निक्स की बात करेंगे। कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपनी फसल में सुधार ला सकते हैं, उन सब के ऊपर हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हरित क्रांति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फसल का सुधार हम लोग हरित क्रांति से करते हैं। तो अगर हरित क्रांति की बात करी जाए तो हरित क्रांति का मतलब क्या है, क्या होती है हरित क्रांति, किसने इंडिया में शुरू करी, इन सब के ऊपर हम लोग थोड़ी यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए हरित क्रांति का जो मतलब होता है वो मतलब है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों और मशीनों का इस्तेमाल करना। ठीक है, इसमें कृषि से जुड़े और औजारों, कीटनाशकों, खाद और बीजों को बेहतर बनाने का काम किया जाता है। ठीक, अगर आप कहें कि भाई हरित क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति की ये परिभाषा पूरी हो गई। क्या है हरित क्रांति का मतलब? है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों और मशीनों का इस्तेमाल करना। इसमें कृषि से जुड़े औजारों, कीटनाशकों, खाद और बीजों को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाता है, यानी अच्छे से अच्छे बीज भी हों। आजकल हम लोग हाइब्रिड बीजों की बात कर रहे हैं, तो अच्छे से अच्छे बीज भी हों, उसके ऊपर काम किया जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1950 और 1960 के दशक के अंत में हुई थी। इसने दुनिया भर में खास तौर पर विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में काफी बढ़ोतरी की है। यानी कि हमारा जो दुनिया भर में कब से ये शुरू हुआ पूरी दुनिया में, 1950 और 1960 के दशक में। दशक मतलब 10 साल लगा। तो 1950 से लेकर 1960 तक में बहुत सारी चीजें आई, बदलाव हुए पूरी दुनिया में। और उससे क्या हुआ कि दुनिया भर में खास तौर पर विकासशील देशों में, देखिए दो तीन तरीके के देश हैं। एक वो विकसित देश, जैसे अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, विकासशील यानी अब उसकी तरफ जा रहे हैं। और तीसरे होते हैं अविकसित देश, बहुत ही बेकार, तब अभी उसमें तरक्की कतई नहीं हुई है। हम लोगों का विकासशील देश है। तो विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई, यानी हम लोगों जैसे देश में कृषि उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है। अब हरित क्रांति से जुड़ी कुछ खास बातें यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हरित क्रांति में हुआ क्या क्या, कौन थे इसके जनक, ये सारी बातें हम लोग यहाँ करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ हरित क्रांति को लेकर ये है कि हरित क्रांति के जनक जो थे पूरी दुनिया के, नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। यानी नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे, नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, इनको माना जाता है हरित क्रांति का फादर यानी जनक पूरी दुनिया का। और उन्होंने करा कि उन्होंने मैक्सिको में गेहूं सुधार पर अनुसंधान किया, यानी कि जो गेहूं की वैरायटी थी उसके ऊपर सुधार पे उन्होंने रिसर्च करी, अनुसंधान किया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कांग्रेस नेता लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री काल में हुई थी। और हरित क्रांति के जनक भारत में जो थे वो एम.एस. स्वामीनाथन थे। एम.एस. स्वामीनाथन थे। एम.एस. स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। दुनिया भर के हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। लेकिन भारत के कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। उन्होंने भारत में गेहूं की उपज बढ़ाने वाली किस्में पेश करी थी। उन्होंने भारत में गेहूं की उपज बढ़ाने की किस्में पेश करी। अब बात करते हैं हरित क्रांति से कुछ और बातें कि हरित क्रांति के क्या क्या फायदे थे। हरित क्रांति से लाखों लोगों की भूखमरी से राहत मिली। लाखों लोगों को किससे राहत मिली? भूखमरी से, यानी भूख से अब उन्हें राहत मिली। हरित क्रांति के दौरान कृषि को आधुनिक औद्योगिक प्रणाली में बदलने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए, यानी कि कृषि जो है वो आधुनिक तरीके से की जाए, टेक्नोलॉजी ले आई जाए, बढ़िया तरीके से हो, उसके लिए कई कदम उठाए गए।
अब बात कर लेते हैं हरित क्रांति की। आपको समझ में आ गई हरित क्रांति क्या है? फसलों का उत्पादन बढ़ाएंगे, अलग अलग तरीके के औजार, कीटनाशक और इन सब का यूज करके हम अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाएंगे। भाई फसल का उत्पादन चाहिए क्योंकि हमें खाना, अपना पेट भरना है, ठीक। अब फसल क्या होती है? सबसे पहला टर्म ही आ गया कि भाई फसल क्या होती है। तो किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधों के समूह को फसल कहते हैं। फसल की परिभाषा अगर बात करी जाए तो किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधों के समूह को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल हो गई, आलू की फसल हो गई, प्याज, टमाटर और इन सब्जियों की फसल हो गई, फूलों की भी फसल आती है, ठीक है। तो ये फसलें होगी एक ही प्रकार के जो उपयोगी पौधे जो हमारे लिए फायदेमंद है। जून से आप देखिए कई तरीके के मौसम आते हैं हमारे इंडिया में, 3 तरीके के मौसम हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ठीक है। तो उसी हिसाब से फसलें की किस्में भी अलग अलग होती हैं। जो जून से अक्टूबर तक उगाई जाती हैं फसलें उन्हें कहते हैं खरीफ की फसल, जिसके अंतर्गत मक्का, चावल, मूंगफली आदि बोए जाते हैं। तो जून से आप अक्टूबर के बीच में कौन सी फसल की बात करते हैं? खरीफ की फसल की बात करते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से? मक्का, चावल, गेहूं, मक्का, चावल, मूंगफली आदि बोए जाते हैं। नवंबर से अप्रैल माह तक बोई जाने वाली फसल जो होती है वो रबी की फसल कहलाती है और इसके अंतर्गत गेहूं, सरसों, चना, आलू ये सब बोए जाते हैं। लेकिन अगर मार्च से जून माह की तक की बात करी जाए तो वो जो फसलें होती हैं उन्हें कहते हैं जायद की फसल, जिसमें मूंग, उड़द आदि आते हैं। तो 3 तरीके की हो गई, कौन कौन सी? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल ठंड वाली हो गई, नवंबर से अप्रैल के बीच में। खरीफ की फसल गर्मी वाली हो गई, जून से अक्टूबर तक की, और इनके बीच बचता है वो जायद की फसल हो गई जो मार्च से जून माह तक होती है। क्लियर हो गई? 3 तरीके की फसलें हमारी होती हैं। फसलें कौन कौन सी होती है इसमें आप समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा इसको। अब फसल का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए हमने कुछ प्रबंधन करना पड़ेंगे अपनी फसल के लिए, क्योंकि हमने जब बोना है, जमीन के ऊपर लगाना है, तो प्रबंधन करना पड़ेगा, यानी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो किस तरीके से फसल का प्रबंधन करा जाता है? इसके अंतर्गत मेन 3 चीजें आती हैं। इसमें हम पोषक प्रबंधन की बात करते हैं, जिसमें खाद और उर्वरक की बात करी जाएगी, सिंचाई की बात करेंगे और फसल पैटर्न की बात करेंगे। ये 3 चीजें आएंगी। अगर हमें फसल को सही से देखना है तो उसको पोषक तत्व मिलना चाहिए जो उसे खाने पीने के लिए चाहिए फसल को, यानी कि ये जो बीज हम डालेंगे उस बीज को अच्छी से न्यूट्रिएंट मिल जाए, यानी पोषक तत्व मिल जाए, जिसमें हम खाद का प्रयोग कर सकते हैं या उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। अब खाद तो मिल गई, पानी के लिए उसे हमने क्या करना पड़ेगा? सिंचाई करना पड़ेगी, तो सिंचाई की बात होगी। फिर आ जाता है इसमें फसल पैटर्न, यानी हम फसल को लगाएं कैसे, वो उसको कहते हैं फसल पैटर्न। तो सबसे पहली बात यहाँ आती है, कुछ यहाँ और बातें कर लेते हैं। किसान की लागत क्षमता यानी आर्थिक स्थिति तथा भूमि की उपलब्धता फसल तंत्र तथा कृषि की उत्पादन प्रणालियों की निश्चित करती हैं। क्या निश्चित करती हैं? यही सारी चीजें ये निश्चित करती हैं। इसलिए ये सब क्या है? किसान की लागत क्षमता, भूमि की उपलब्धता और फसल तंत्र तथा कृषि की उत्पादन तथा कृषि का उत्पादन प्रणालियों को निश्चित करता है। कौन सी प्रणाली हम लेंगे उनको निश्चित करता है। तो उत्पादन प्रणालियां विभिन्न स्तर की हो सकती हैं। कई तरीके की हम उत्पादन प्रणालियों की बात कर सकते हैं, जैसे बिना लागत के उत्पादन हो रहा है, दूसरा अल्प लागत हो रही है यानी कम लागत में उत्पादन हो रहा है, तीसरा अधिक लागत लगा के उत्पादन हो रहा है। देखिए आपने बिना कुछ हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा आ गया, आपने कुछ भी नहीं लगाया लेकिन आपको फसल मिल गई बढ़िया, बिना लागत के उत्पादन हो गया। आपने कुछ थोड़ी बहुत चीजें लगाई कि भाई चलो हम बीज तो बो ही देते हैं, तो कुछ कम लागत में आपने उत्पादन कर लिया। और तीसरा आता है आपने पैसा बहुत झोंक दिया कि साहब हम ट्रैक्टर भी चलवा देंगे, ट्रालियां भी लेके आ जाएंगे, बीज भी अच्छे बोएंगे और पानी भी देते रहेंगे समय समय पे, तो आपने अधिक लागत में उत्पादन किया। ठीक, अब सबसे पहली बात हम लोगों की यहाँ आती है पोषक प्रबंधन की। ठीक है, तो अब हम लोग पहले पोषक प्रबंधन की बात करेंगे और ये जो मैनेजमेंट है ये सस्टेनेबल तरीके से करेंगे हम। पौधों को विकास, वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। भाई आपको पता है, आप भी खाते हो पोषक पदार्थ, आप खाना खाते हो, उससे आपको क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषक पदार्थ मिलते हैं। तो पौधों को भी तो चाहिए होंगे खाने पीने की चीजें, तो उनके विकास के लिए, उनकी वृद्धि के लिए और उनको स्वस्थ रहने के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। और ये पोषक पदार्थ पौधों को कहां से मिलेंगे? हवा से मिल सकता है, पानी से मिल सकता है और मिट्टी से। पौधे 3 ही तरफ से ले सकते हैं पोषक पदार्थ। आप तो खा सकते हो भैया
कि प्रोटीन हमें जो है वो इस दालों से मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट आलू से ले रहे हैं, चावल से ले रहे हैं, फैट्स जो है हम तेल खाए ले रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब चीज़ें तो आप कर सकते हो। पौधे तो ये नहीं कर सकते। पौधों को पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे? पौधे तो खड़े भी रहते हैं, 3 चीज़ों से मिलेंगे, या तो वो ज़मीन से ले लेंगे, या वो हवा से ले लेंगे, या जो पानी आएगा उससे ले लेंगे। तो हवा, पानी और मिट्टी से प्राप्त करेंगे अपने पोषक तत्व। और लगभग 16 पोषक तत्वों की यहाँ बात हुई है। 16 पोषक पदार्थ होते हैं पौधों के लिए जो आवश्यक होते हैं। हम पूरी लिस्ट बताएंगे कौन कौन से पोषक पदार्थ पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ देखते हैं इस लिस्ट को जिसमें हम पोषक पदार्थों की बात करेंगे। कौन कौन से? देखिए, हवा से हमें क्या मिलता है? हवा से मिलती है कार्बन और ऑक्सीजन। पौधों को क्या मिलता है? हवा से कार्बन और ऑक्सीजन मिलती है। पानी से क्या मिलता है? पानी से मिल जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो दोनों से मिल गई, ठीक है। तीसरी चीज है मृदा। अब मृदा से जो मिलते हैं वो 2 तरीके के पोषक तत्व होते हैं। एक तो वृहद पोषक तत्व होते हैं, दूसरे होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। तो वृहद पोषक तत्व यानी बड़े वाले, यानी ज्यादा मात्रा में जो चाहिए होंगे वो कौन से होंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक है। और जो अल्प मात्रा में चाहिए वो आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ठीक है। ये हमें चाहिए। आप गिन लीजिए यहाँ पे, देखिए, एक हो गया पोषक तत्व, दूसरा पोषक तत्व, ये तीसरा पोषक तत्व। अब इसमें आ जाएंगे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और ये 16। टोटल 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। वो पोषक तत्व आपके सामने है। इस लिस्ट को आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन आएंगे इसी के ऊपर। यहां क्वेश्चन आ गया, देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि वृहद पोषक क्या है और इन्हें वृहद पोषक क्यों कहते हैं। बड़ा क्वेश्चन। अभी आपने पीछे पढ़ा कि वृहद पोषक कौन से हैं? जो ये वाले हैं, ये है वृहद पोषक तत्व, ठीक है। और इन्हें वृहद क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादा मात्रा में चाहिए होंगे। तो उत्तर क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये 6 पोषक तत्व जो है ये वृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। और इन तत्वों की पौधों के वृद्धि के लिए बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो अगर इन्हें अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इस कारण इन्हें वृहद पोषक तत्व कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पौधे अपने पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? पौधे जो है वो अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? पौधे अपना पोषण हवा, पानी और मिट्टी से प्राप्त करते हैं। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन मिलती है, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलती है, और मिट्टी से बाकी सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक, समझ में आई बात या नहीं? इसीलिए अधिक उत्पादन के लिए उचित मात्रा में मिट्टी में खाद और उर्वरक के रूप में पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? आगे आते हैं। देखिए, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। आगे आते हैं। अब देखिए, अभी खाद की बात करी, हमने कहा कि भाई मिट्टी में खाद डालते हैं, तो खाद क्या होती है? देखिए, खाद से अभिप्राय प्राकृतिक खाद से ही होता है, यानी प्राकृतिक खाद अपने आप जो नेचुरल बन रही है उस खाद से हमारा अभिप्राय है। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के जैविक अपघटन और उससे बनाया जाता है। खाद के बनने की प्रक्रिया में विभिन्न जैविक पदार्थों का उपयोग होता है। अलग अलग तरीके के जैविक पदार्थ जो है वो खाद में बनाए जाते हैं, खाद को बनाने में लगाए जाते हैं। और इस तरह से खाद कई तरीके की हो सकती है। तो यहाँ पे मेनली 2 प्रकार की खादों की बात हुई है, जैसे कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, या कंपोस्ट कह लें या इसी को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इंग्लिश में कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। तो 2 तरीके की खाद की यहाँ बात है। देखिए आप, जो कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट है पहली वाली, ये कैसे बनेगी? ये कृषि के अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोबर हो गया, मूत्र हो गया, सब्जी के छिलके हो गए, धरती पर गिरे पत्ते हो गए, छोटी शाखाएं हो गई, खरपतवार हो यानी वीड्स, जो खरपतवार बीच में निकल जाती है, ये घरेलू सब्जी के छिलके हो गए, मानव का मलमूत्र हो गया, इन सब चीजों से ये क्या करते हैं? इन सब चीजों को उठाते हैं और गड्ढे में डाल देते हैं। एक गड्ढा बना के उसे ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं, सब उसमें डाल दिया और उसमें मिट्टी से ढक दिया। 2 महीने में ये सब पदार्थ गल के और सड़ के खाद में बदल जाते हैं। ठीक है, ये क्या बना लेंगे? यही खाद बना लेंगे। तो क्या आपका हो गया? गोबर हो गया, मूत्र हो गया, सब्जी के छिलके हो गए, धरती पे गिरे पत्ते हो गए, छोटी शाखाएं हो गई, खरपतवार हो गई, घरेलू पर सब्जी के छिलके हो गए, मानव मल मूत्र हो गया।
इन सबको उठाया और गड्ढे में डाल दिया, और गड्ढे में डालने के बाद 2 महीने के लिए उसे बंद रखा, और 2 महीने में एक सड़ जाएगा और गल जाएगा, और गलने के बाद किसमें बदल जाएगा, ये खाद में बदल जाते हैं। ठीक, यदि कंपोस्ट बनाने के समय में उसमें केचुए डाल दिए जाए तो केचुए क्या करेंगे और तेजी से उसे खाएंगे, और इसलिए वो जो कंपोस्ट बनेगी उसे हम क्या कह देंगे, वर्मी कंपोस्ट कह देंगे। और ये शीघ्रता पूर्वक कर देते हैं इसका निस्तरीकरण यानी कि डिग्रेडेशन, यानी तोड़ देते हैं। तो केचुओं द्वारा बने कंपोस्ट को क्या कह देते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो कंपोस्ट में होता क्या है, कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कंपोस्ट में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व बहुत ही अधिक मात्रा में होंगे। तो ये तो हो गई पहली तरीके का खाद मैन्योर में। ठीक, कौन सा नाम था उसका, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। अब दूसरे तरीके की बात करी जाए तो होता है ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद। हरी भी खाद होती है, जैसे आपने कहा पटसन हो गया, मूंग हो गया, ग्वार हो गया, इसकी जड़ों में उपस्थित जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं तथा प्रोटीन बनाते हैं। आपको ये बात तो पता ही हो गई कि पटसन हो गया, मूंग हो गया, ग्वार हो गया, इसकी जड़ों में जो जीवाणु होंगे वो क्या करेंगे, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेंगे और वो जमीन में नाइट्रोजन मिला देंगे और प्रोटीन बनाने में मदद करेंगे। मुख्य फसल उगाने के लगभग 1 महीने पहले खेतों में मूंग, ग्वार आदि उगा देते हैं। जो फसल हमें उगाना हुई उससे पहले हम 1 महीने पहले क्या कर देंगे, ये उगा देंगे, या तो पटसन, मूंग, ग्वार, इसको उगा देंगे। अब वो हल्के हल्के बड़े हो गए, हरे हो जाएंगे 1 महीने में। फिर क्या करते हैं, उनके पौधे कुछ ऊंचे हो जाते हैं, तो जब ऊंचे हो गए तब उन पर हल चला देते हैं, उसे वापस से हल चला दिया खेत में और उसे मिट्टी में उन्हें मिला दिया गया, और मिट्टी में दबकर ये हरे पौधे खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, और इस प्रकार बनी खाद को हम क्या कह देते हैं, हरी खाद कह देते हैं। समझ में आई? तो हरी खाद कैसे बनेगी, आपने कहा पटसन, मूंग, ग्वार को जब हमें फसल उगाना है उससे 1 महीने पहले ये उगा दो, और इनको उगाने में 1 महीने लग जाएगा, क्योंकि 1 महीने में बड़े बड़े हो जाएंगे। जब इतने बड़े हो गए तब क्या कर दो, हल चला दो। हल जब चला दोगे तो क्या होगा, ये मिट्टी में मिल जाएंगे, और मिट्टी में मिलने के बाद क्या होगा, यही आपका खाद में बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन वाले जीवाणु इनके अंदर है, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला देंगे। इस प्रकार बनी खाद हमारी हरी खाद होगी, और ये खाद मिट्टी को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है, यानी नाइट्रोजन की कमी तो अब इसमें नहीं रहेगी। मूंग आदि के पौधे में आदि के पौधे मिट्टी और हवा से फास्फोरस भी ग्रहण कर लेते हैं। मूंग आदि के पौधे जो है वो क्या करेंगे, मिट्टी और हवा से फास्फोरस भी ग्रहण कर लेंगे, और इस प्रकार मुख्य फसल के पौधे पर्याप्त नाइट्रोजन, फास्फोरस मिल जाती है। जो हमारी मुख्य फसल आने वाली है, जो 1 महीने बाद फसल हमें लगाना है, उसको क्या क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगी, फास्फोरस मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इस तरह से हमारी खाद ने मजा कर दिया। अब खाद करती क्या है, खाद मिट्टी को पोषक पदार्थों, कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है, मिट्टी की उर्वरकता यानी फर्टिलिटी को बढ़ाती है। अगर कोई पूछे खाद का काम क्या है, उपयोग क्या है, तो मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाती है। खाद के बनने में हमें जैविक अपशिष्ट कचरे का उपयोग करते हैं। खाद को बनाने में हम क्या करते हैं, जैविक अपशिष्ट का उपयोग करते हैं। इससे उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है, तथा इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में भी ये सहायता मिलती है। समझ में आई बात या नहीं? तो खाद का अगर उपयोग पूछा जाए कि खाद के क्या उपयोग है, ये खाद के उपयोग हो गए। एक और बात यहाँ पे कि खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार भी करती है। खाद की जो कार्बनिक मात्रा की अधिक मात्रा हो गई कार्बनिक पदार्थों की, वो क्या करेगी, मिट्टी की संरचना में भी सुधार करेगी, जिससे रेतीली मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। भाई रेतीली मिट्टी में पानी नहीं रुकता है, लेकिन जब हम खाद डाल देते हैं ये वाली, तो क्या होगा, इससे उनकी क्षमता बढ़ जाएगी, मिट्टी की संरचना में सुधार आएगा और पानी को रोकने की क्षमता बढ़ जाएगी। चिकनी मिट्टी अधिक पानी रोकती है, जिससे पौधों की जड़ें गल जाती है। चिकनी मिट्टी क्या करेगी, ज्यादा पानी रोक लेगी, तो उसकी जड़ें गल जाएंगी पौधों की। तो चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायक होती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता है। यानी अगर हम बलुई मिट्टी में मिलाएंगे तो वो पानी को रोक लेंगे, चिकनी मिट्टी में मिलाएंगे तो पानी को वो और जाने देगी, क्योंकि ज्यादा नहीं रोको, जाने दो थोड़ा पानी। समझ में आई बात है नहीं? तो सड़ने से बचा देगी। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के उर्वरक यानी फर्टिलाइजर। जैसे आपने कंपनियों से खाद की बोरियां लेके आते हैं और बोरी के ऊपर लिखा होता है NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम।
ये बोरी के अंदर होते हैं, आप उसमें सफेद रंग की खाद होती है, बोरी से निकालते हैं और डाल देते हैं, ये बड़ी नुकसानदेह होती है। लेकिन चूंकि इससे हमें तुरंत फायदा मिल रहा है तो भाई किसान तो करेगा ही ये काम। तो उर्वरक रासायनिक पदार्थों को तैयार किए गए पोषक हैं। उर्वरक क्या है? रासायनिक पदार्थों से तैयार किए गए न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करने वाले उर्वरक बाजार में बिकते हैं। इनके उपयोग से पौधों में की पत्तियों, शाखाओं, फल फूलों की अच्छी वृद्धि होती है और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। तो इससे भी फायदा होता है, लेकिन वही चीज है कि अगर आपकी मिट्टी अच्छी होगी तो फायदा इसका हमें नहीं चाहिए, हम आराम से पहले वाली से तरीके से ही ले लेंगे, यानी नेचुरल खाद ही लेंगे। लेकिन क्या करें, अब फर्टिलाइजर तो लगाने ही पड़ते हैं। अब बात करते हैं, देखिए हमने शुरुआत करी थी हरित क्रांति की, और शुरुआत में हमने क्या बताया, फिर से एक बार आ जाते हैं यहाँ पे। हमने कहा कि हमें क्या करना है, फसल उत्पादन बढ़ाना है, और फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें पोषक प्रबंधन करना है। पहला काम क्या था? पोषक प्रबंधन, जिसमें हमने खाद और उर्वरक के बारे में अभी जाना, हमने खाद के बारे में जाना और उर्वरक के बारे में जाना। अब दूसरा काम क्या है? सिंचाई, और तीसरा काम है फसल पैटर्न। तो सिंचाई के बारे में भी आप लोग जानते हैं, पहले हम लोग फसल पैटर्न को पढ़ते हैं और देखते हैं कि फसल पैटर्न क्या होता है। देखिए अलग अलग फसलें हैं और फसलों को किस तरीके से उगाया जाए उसे कहते हैं फसल पैटर्न। तो फसलों को एक साथ उगाकर या एक के बाद दूसरी को पूर्व नियोजित तरीके से अथवा अनुक्रम से लगाने को ही फसल पैटर्न कहते हैं, कि फसल को किस तरीके से लगाया जाए। दो फसलें हमें उगाना है तो उनको हम एक साथ ही बो दें तो फायदा होगा, या पहले हम एक बोए और तब दूसरी बोए, फिर हम तीसरी बोए, तो इस तरीके से चक्र चलाते हुए बोए तब फायदा होगा। इसी तरीके, इन सब तरीकों को हम क्या कहते हैं? फसल पैटर्न कहते हैं, और इसके हिसाब से हमारी फसलें कई तरीके से हम लगाते हैं। दो अथवा अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाने को मिश्रित खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित खेती। आपने कहा दो या एक से अधिक फसलें, आपने कहा दो या दो से अधिक फसलें हो गई, ठीक है, तब उनको हम एक साथ उगा रहे हैं, एक साथ ही एक ही खेत में। ये पूरा खेत था, एक तरफ हमने ये वाली फसल उगाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, दो या दो से अधिक फसलें एक साथ हमने उगा दी। इसे क्या कहते हैं? हम मिश्रित खेती कहेंगे। जैसे आप क्या करते हो, गेहूं और चने को एक साथ लगा देते हो, या गेहूं और सरसों को एक साथ लगा देते हो, या मूंगफली और सूरजमुखी को एक साथ लगा देते हो। इनमें से दो फसलों में एक के ही विकास के कारण से, दोनों फसलों में एक के किसी कारण से नष्ट हो जाने पर भी दूसरे उत्पादन मिल जाता है, और किसान को अनाज, दालें और सब्जियां, चारा प्राप्त हो सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए इसमें से एक सब्जी, एक कोई फसल थी वो बच गई, तो दूसरी वाली मान लो मर गई, खत्म हो गई, यानी बारिश हुई, एक बच गई और एक खत्म हो गई, तो क्या है, किसान को कम से कम नुकसान ज्यादा नहीं होता, क्योंकि एक ही खेत में सारी लगी हुई थी। अब कैसे कैसे कौन कौन सी जोड़े मिला सकते हैं, कौन कौन सी एक साथ लगा जा सकती हैं? गेहूं और चना, गेहूं और सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली, ये एक साथ में लगाई जा सकती है। इससे किसान को अनाज, दालें, सब्जियां, चारा भी प्राप्त हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है? एक तरीका तो आपको ये पता चल गया, मिश्रित खेती। फसल पैटर्न का पहला पैटर्न क्या होगा? मिश्रित खेती। दूसरा क्या होगा? दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निश्चित कतार में, पैटर्न में उगाना। यानी एक खेत में एक ये लगा दिया एक कतार में, फिर दूसरी कतार में, दूसरी, तीसरे में फिर वही, फिर चौथी, इस तरीके से हम लगा रहे हैं तो एक कतार में। और इसे क्या कहते हैं हम? अंतरा फसलीकरण, यानी इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। यानी एक फसल, फिर उसके बाद दूसरी फसल, फिर वही वाली फसल, फिर वो वाली फसल, यानी एक फसल और दो फसल के बीच में एक नई फसल लगा दी, फिर इन दोनों के बीच में फिर वही फसल लगा दी। तो इसे क्या कहते हैं? अंतरा फसलीकरण, यानी एक ही दो फसलों के बीच में लगा रहे हैं। तो दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निश्चित कतार में, यानी एक ही पैटर्न में लगाना है, इसे कहते हैं अंतरा फसलीकरण। सर यहाँ पे भी तो लगा रहे थे दो या दो से अधिक को एक साथ, लेकिन हम कोई पैटर्न नहीं था, एक को यहाँ लगा दिया, एक को यहाँ लगा दिया, एक को यहाँ लगा दिया, कहीं भी लगा दो, इसमें कोई पैटर्न नहीं। लेकिन इसमें क्या है? कतारों में लगाएंगे। अब इसके लिए क्या करा गया? कॉम्बिनेशन देखिए इसका, किसको किसको जोड़ के लगाएंगे। फसलों का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता भिन्न भिन्न, यानी किसी को नाइट्रोजन चाहिए, किसी को फास्फोरस चाहिए, दोनों लड़ेंगे ही नहीं।
ठीक है, जिससे पोषकों की अधिकतम उपयोग हो सके। जैसे आप देखिए सोयाबीन और मक्का को एक साथ मिला के लगाया जा सकता है, बाजरा और लोबिया को एक साथ मिला के लगाया जा सकता है। इस विधि द्वारा किसी विशेष पीड़क यानी रोग को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। किसी भी रोग को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा, यानी कोई रोग लग गया, मान लो इस वाले में लग गया, इस वाले में, तो इधर तो दूसरी फसल है वो इधर जा ही नहीं पाएगा, तो क्या है, रोग को सारे पौधों में लगने से रोका जा सकता है। ठीक, तो फसल पैटर्न में हमने एक और तो हमने क्या पढ़ा, पहले पढ़ा हमने मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी कि मिश्रित खेती, दूसरा अंतरा फसलीकरण, और तीसरा है तरीका फसल चक्र। फसल चक्र मतलब क्या होता है, एक फसल उगाई उसके बाद फिर दूसरी, फिर से पहली, फिर दूसरी, इस तरीके से हम करते रहेंगे तो चक्र चलता रहेगा। तो एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाएं तो उसे फसल चक्र कहते हैं। पूर्व नियोजित, हमें पता है कि पहले हमने ये उगाना है और फिर उसके बाद कोई दूसरी उगाना है। ठीक है, यदि हम एक ही प्रकार की फसल को एक ही खेत में अनेक वर्षों तक उगाएंगे तो मिट्टी में एक विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारे जो भाई एक ही तरीके की उगाएंगे तो वो सारी तो चीजें खींच लेगा उस मिट्टी से, तो वो वाला पोषक तत्व तो खत्म हो जाएगा, और विशेष प्रकार के कीट या पीड़क और रोगाणु उसके संवर्धन करने लगते हैं, वहीं पे पड़ने लगेंगे, तो वो कीड़ा को पता चल जाए कि भैया वहां वो वाली फसल लगाई जाती है, चलो कीड़ों वहीं चलते हैं, खाएंगे चल के, तो वो कीड़े भी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, चक्र, इस हानि को दूर करने के लिए फसल चक्र का उपयोग किया जाता है। विभिन्न फसलों के परिपक्व होने के काल के आधार पर फसल चक्र का वियोजन किया जाता है, यानी प्लानिंग करेंगे। हम पहले सोच लेंगे कि हाँ ये वाली फसल हमारी 2 महीने में हो जाएगी, तो 2 महीने बाद ये वाली लगा देंगे, और बरसात भी हो रही होगी तो बारिश का पानी भी से मिल जाएगा, तो ये वाली फसल हमारी चल जाएगी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग करके हम एक के बाद दूसरी लगाते हैं कि एक की कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए। इसके लिए वर्षा, सिंचाई आदि कारकों पर भी विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता चल गया। आगे आते हैं, जो तीसरी चीज थी हमारी वो क्या थी, सिंचाई। अब सिंचाई आप करते हो यानी कि पानी डालते हो, पानी तो पता ही है, पानी तो लगाते ही पौधों में, तो कम वर्षा होने पर फसल का उत्पादन कम हो जाता है, और फसल की वृद्धि के दौरान उचित समय पर सिंचाई करने की उत्पादन जो है वो बढ़ जाएगा। यानी कि अगर पानी बरसा ही नहीं, आप बरसात के ही उसमें थे कि भाई पानी बरसेगा तब हमारी अच्छी फसल होगी, और पानी तो बरसा नहीं, तब क्या करेंगे, तब हमें पानी तो चाहिए फसल को, क्योंकि उत्पादन बढ़ाना है, इसलिए क्या करेंगे, हम सिंचाई कर डालेंगे। तो विभिन्न प्रकार की सिंचाइयों की जो विधियां हैं वो पानी के स्रोत की उपलब्धता के अनुसार प्रयोग की जाती है। तो पानी का स्रोत क्या है, आप कुएं से ले रहे हो, आप नल से लगा रहे हो, आप नदी से ले रहे हो, आप नहर से ले रहे हो, आप बरसात के पानी से ले रहे हो, आप डैम से ले रहे हो, कहां से पानी ले रहे हो, तो उसके हिसाब से अलग अलग सिंचाई के तरीके आ जाएंगे। जैसे पहला तरीका हो गया कुएं से लेने वाला, तो कुएं 2 प्रकार के हो सकते हैं। कुएं कैसे हो सकते हैं, 2 प्रकार के, एक तो खुदे हुए कुएं होते हैं और दूसरे नलकूप। नलकूप यानी कि ट्यूबवेल जो होती है उन्हें नलकूप कहते हैं। एक खुदे हुए कुएं है, पूरा कुआं ही है, ये पूरा कुआं है, इसे वेल कह देते हैं, और ये ट्यूबवेल हो गया, आपने पूरा एक बोरिंग कर दी नीचे से और ट्यूब निकाल दी, इसे ट्यूबवेल यानी नलकूप कहते हैं। तो खुदे हुए कुएं भूमिगत जल स्तरों की स्थिति में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है, यानी कि जब जमीन के अंदर जो पानी है वो इसमें स्टोर रहेगा, आपने नीचे बाल्टी डाली और उससे निकाल लिया। लेकिन नलकूपों में क्या होता है, गहरे जल स्तरों के लिए पंप द्वारा निकाला जाता है, यानी कि आपको पता ही पंप, ट्यूबवेल जो लगी होती है पंप से तो निकालते हैं। दूसरा आ गया नहरें। नहरें सिंचाई का एक बहुत विस्तृत तंत्र है, यानी बहुत बड़ा तंत्र है। नहरों से सिंचाई जाती है, इसमें पानी बांध अथवा नदियों से आता है। ठीक है, मुख्य नहर से शाखाएं निकलती, यानी एक नहर ये थी मेन, और इससे शाखाएं निकल गई कि ये भैया इस गांव के लिए चली गई, ये इस गांव के लिए चली गई, ये एक मेन नहर आ रही थी जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती रहती हैं, और अलग अलग गांव में अलग अलग खेतों में सिंचाई करती रहती है। तो 2 तरीके तो बता दिए, कुएं, नहरें। नहरें जो होती हैं वो तो हो गई, अब आती है नदी जल उठाव प्रणाली, यानी नदी का पानी जो है वो लिफ्ट कर दिया जाएगा, ऊंचा उठा दिया जाएगा। नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी कई विधियों द्वारा निकाला जा सकता है। यह प्रणाली उन क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है जहां नहरों का बहाव अनियमित या अपर्याप्त होता है। मान लीजिए कहीं से नदी निकल रही है, नहरें आ नहीं रही है, तो क्या है,
उन नहरों से के लिए उन नहरों को ना लेके नदी से ही डायरेक्ट हम यूज कर लेंगे पानी। ठीक, ये वहां है जहां नहरें अनियमित होंगी या अपर्याप्त होंगी। अब तीसरा तरीका है तालाब। तालाबों में भी होता है भाई पानी, वर्षा का पानी जो है वो तालाबों में इकट्ठा हो जाता है। बड़े बड़े तालाब होते हैं, बहुत बड़े बड़े, उन तालाबों से भी सिंचाई की जा सकती है। ठीक है, तो पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए वर्षा के पानी का संग्रह यानी कि हार्वेस्टिंग द्वारा उपयोग में किया जाता है। इसके लिए छोटे बांध बनाए जाते हैं जिससे भूमि के नीचे जल स्तर बढ़ जाए। ये छोटे बांध वर्षा के पानी को बहने से रोकते हैं और साथ ही मृदा अपरदन को भी रोक देते हैं। मृदा अपरदन यानी जमीन जो है मिट्टी का कटना, मिट्टी के कटाव को भी रोक देंगे बांध। आगे देखिए, ये तो हो गया प्लांट्स का। अब प्लांट्स को तो हमने सीख लिया कि भाई साहब किस तरीके से हम सुधार करेंगे। अब हम लोग एनिमल्स का काम करेंगे, यानी एनिमल्स से कैसे हम खाने को लेंगे उसके बारे में भी हम यहाँ पढ़ लेते हैं। थ्योरी का पूरा पार्ट यहाँ खत्म करेंगे, फिर क्वेश्चंस के लिए दूसरी वीडियो पे हम लोग जाएंगे। बीच बीच में जो छोटे मोटे क्वेश्चन मिलते रहेंगे थ्योरी वाले, वो सारे हम लोग करते रहेंगे। पहला है यहाँ पे पशुपालन। पशुपालन देखिए, हमने अपने खाने पीने के लिए पशुओं को भी पाला है। ठीक है, उनसे हम अंडे भी लेंगे। ठीक, पशुओं में भी कई तरीके के पशु हो सकते हैं। ठीक, वो पशु सारे हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फार्म में जो पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि पाले जाते हैं उन्हें पशुधन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइव स्टॉक यानी पशुधन, जो फार्म में पाले जाते हैं। पशुधन से के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं और पशुधन के प्रबंधन को क्या कहते हैं? पशुपालन। तो पशुपालन की परिभाषा हो गई। परिभाषा कहां से कहां तक? यहां तक। फार्म में जो पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि पाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पशुधन कहते हैं और पशुधन के प्रबंधन को क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। इनमें पशुओं की पूरी देखभाल सम्मिलित होती है। इस पे क्या होता है? पशुओं की पूरी देखभाल करते हैं कि वो कहाँ रहेंगे, वो क्या खाएंगे, वो क्या पिएंगे, वो कहाँ नहाएंगे, वो चलेंगे फिरेंगे भी, उन्हें हवा भी लगना चाहिए, उनका जो एक्सक्रीटा है यानी कि जो उत्सर्जी पदार्थ है, गोबर है, वो भी सही से निकल जाना चाहिए, सफाई भी रहना चाहिए, हवा भी आती रहे, ये सारी चीजें, रोशनी भी आती रहे, ये सब दिन। तो निवास की सफाई, उनके शरीर की सफाई, भोजन देना, रोगों से बचाव, प्रजनन कराना, ये सारी चीजें सम्मिलित होती हैं किसमें? पशुपालन। अब पशु कई तरीके के हो सकते हैं। हम पहली बात करेंगे पशु कृषि यानी कैटल फार्मिंग। इसमें क्या है? दूध देने वाले माता पशु और गायों को गाय, भैंस आदि को दुधारू पशु कहते हैं। जिनसे हमें दूध मिलेगा उन्हें क्या कहेंगे? दुधारू पशु कहते हैं। ठीक है, दूध देने वाले कैसे हो गए? दुधारू पशु हो गए। और घरेलू पशुपालन में मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं। मुख्यतः दो उद्देश्य। हम घर में क्यों पालना है इनको? या तो हमें इससे दूध मिलेगा या इसमें कृषि कार्य में सहायता मिलेगी, जैसे उससे हम हल चलवा लेंगे, सिंचाई करा लेंगे, बोझा ढलवा लेंगे, ये सारे काम हम करवा लेंगे। तो बच्चों को जन्म देने के पश्चात कितने महीने तक मादा दूध देती है उसे दुग्ध श्रावण काल कहते हैं। यानी कि आपकी जो गाय है वो अपने बच्चे को जब जन्म देगी तो उसके लिए दूध का श्रावण होता है, और जो दूध का श्रावण होता है कितने समय तक देगी उसे कहते हैं दुग्ध श्रावण काल। विदेशी नस्लों की जो गाय हैं, जो विदेशी नस्लों की गाय हैं उसके नाम है जर्सी, ब्राउन स्विस, ये लंबे समय तक दूध देती है। और जो देशी नस्लें हैं उनमें नाम आता है रेड सिंधी और सहीवाल। में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। दोनों की बातें समझिए। विदेशी वाली में क्या होता है? वो दूध ज्यादा देती है, यानी ज्यादा समय तक देती है। और जो देशी वाली है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी वो रोगों से लड़ देती है, उसमें कोई रोग ज्यादा नहीं लगते हैं। तो इनके नाम भी समझ लीजिए, जर्सी, ब्राउन स्विस ये हो गई विदेशी, और रेड सिंधी और साहिवाल कौन सी हो गई? ये हमारी देशी हो गई। तब क्या करेंगे? यदि विदेशी और देशी गायों में संकरण करा दिया जाए, यानी इस वाली और इस वाली के कैरेक्टर्स को मिला के उनके बच्चे अगर आ जाए, तब हमें ज्यादा दूध भी मिलेगा और इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा होगी। दोनों के कैरेक्टर एक ही में आ जाएंगे, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी और दुग्ध श्रावण काल लंबा होगा, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो पशु आहार में अब हम क्या करें? ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई किस तरीके के पशु हमें चाहिए, लेकिन हमें खिलाएं क्या? तो पशु आहार में रेशेदार चारा या मोटा चारा या हरा चारा, हरी पत्तियां, भूसा, ये सब खिलाया जाता है। इनके स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। सानू चारा होता है, एक तरीके का सारा चारा है जिसे हम कहते हैं सानू चारा। इसमें क्या आता है? इसमें रेशे कम होते हैं लेकिन प्रोटीन ज्यादा होता है, अन्य पोषक तत्व भी अधिक होते हैं। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं। अब दूसरा चारा होता है सांद्र चारा। इसमें क्या रहता है? खली,
चूरी, दाना, ये सब खिलाया जाता है, ये सब खिलाया जाता है जिससे दूध का उत्पादन बढ़ जाता है। तो आपने कहा क्या, प्रोटीन और ये सब चीजें तो रेशेदार चारा जो था सारू चारा कहलाया, और जिसमें रेशेदार नहीं है वो कैसा है, वो है सारू चारा, जिसमें खली आ गया, चूरा आ गया, दाना आ गया, ये दूध की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है। तो इस चारे की आवश्यकता दुग्ध श्रावण काल में अधिक होती है। जब दूध वाला काल आता है, तब दूध जब दे रही होती है गाय या भैंस, तब उसे खली, चूरा, दाना ये सब खिलाते हैं, जिससे उसका दूध ज्यादा बनता है। अब बात करते हैं कि आयु के साथ साथ पशुओं के दुग्ध क्षमता में कमी आने लगती है। अब जब आयु बढ़ रही है, यानी समय बढ़ रहा है, तो उसका दूध का उत्पादन भी धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा, और वो रोगग्रस्त भी होने लगेंगे। तब क्या होगा, रोगग्रस्त पशुओं को स्वस्थ पशुओं के साथ नहीं रखना चाहिए। जो रोगग्रस्त हो गए हैं, जिसमें रोग आ गया है, उनको स्वस्थ पशुओं के साथ नहीं रखेंगे। कुछ लोग दूध प्राप्त करने के उद्देश्य से पशुओं को इंजेक्शन भी लगा देते हैं, आपने देखा भी होगा, इंजेक्शन लगा देते हैं। ये पशुओं के लिए अत्यंत घातक है, मौत तक हो जाती है इंजेक्शन लगाने से। और जो दूध आ रहा है उसमें भी वो इंजेक्शन की क्वांटिटी आपके अंदर भी आ जाएगी, इसलिए वो भी खराब चीज है। तो दुग्ध उत्पादन की पूर्ति हेतु उन्नत नस्लों के पशुओं को पालना चाहिए। जो अगर हमें उन्नत नस्लों को ही पशुओं को पालना चाहिए। इन पशुओं की कुछ उन्नत किस्मों के नाम नीचे दिए गए हैं। जैसे आपने कहा कि गाय की जो देशी नस्ल है उसमें क्या आ गया था, साहिवाल, सिंधी, देवनी। और गाय की विदेशी जो नस्ल थी उसमें होल्स्टीन, फ्रेजियन और जर्सी। भैंसों की अगर नस्लों की बात करी जाए तो उसमें मुर्रा, मेहसाना, सुखी और जीवित, ये हमारी भैंसों की नस्लें को याद कर लीजिएगा, सीधा सीधा याद कर लीजिएगा। अब क्या करते हैं, संकरण के द्वारा क्या करते हैं, संकरण के द्वारा गायों तथा भैंसों की उन्नत किस्में विकसित की जाती है। संकरण होता है, संकरण क्या होता है, एक अच्छी गाय इधर से ली गई, एक अच्छा बैल इधर से लिया गया या सांड, तो उनके बीच में क्या करा दिया, उनको उनके बच्चे जो होंगे अच्छे अच्छे चीज चुन के, तो उसे क्या कहते हैं, संकरण कराना। ठीक, ऐसे ही भैंसों में भी करा तो उन्नत फसलें, अच्छी फसलें मिलेंगी। इसके अधिक दुग्ध उत्पादन एवं रोग रोधी एवं वांछित लक्षणों वाली नस्लों को विकसित करने में सहायता मिलती है। यानी दूध उत्पादन भी होगा और रोग रोधी भी होगी, और हमें जो लक्षण चाहिए वांछित लक्षणों वाली नस्लें उत्पादन करने में सहायता मिलेगी। गाय की उच्च उत्पादन वाली किस्में जैसे साहिवाल तथा होल्स्टीन फ्रेजियन है। गाय की जो है वो कौन है, उच्च उत्पादन वाली, साहिवाल, होल्स्टीन फ्रेजियन। और मुर्रा भैंसों के दूध देने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। गाय में तो हो गई, और मुर्रा भैंसें हो गए, इनमें भी दूध देने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो यह तो हो गया गायों का। अब हम लोग बात करते हैं कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग की। तो अंडे एवं मांस प्राप्त करने के उद्देश्य से मुर्गी, बतख इत्यादि पशुओं को पालना कुक्कुट पालन कहलाता है। तो कुक्कुट पालन की परिभाषा क्या होगी, अंडे और मांस प्राप्त की के उद्देश्य से मुर्गी, बतख इत्यादि पशुओं को पालना क्या हो गया, कुक्कुट पालन कहलाता है। अंडों के लिए अंडे देने वाली मुर्गी जैसे लेयर कहते हैं, जो मुर्गियां अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लेयर का कहते हैं, और उनका पालन किया जाता है। और मांस के लिए जो मुर्गियां वो पाली जाती है उन्हें क्या कहते हैं, ब्रॉयलर कहते हैं। तो ब्रॉयलर का पालन किया जाता है। तो अंडे देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं, लेयर कहते हैं। मांस देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं, ब्रॉयलर कहते हैं। तो अंडों में क्या मिलता है, अंडों में मिलता है प्रोटीन और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और कुक्कुट पशुओं को घरों में, फार्म हाउस दोनों में पाला जा सकता है। भाई आपने मुर्गियां घर में भी पाल ली या बड़ा फार्म हाउस खोल दिया, उसमें भी पाले जा सकते हैं। तो मुर्गी अंडे पर कितने दिन बैठती है, 21 दिन बैठकर उसे सेती है। और इस अवधि को क्या कहते हैं, ऊष्मायन काल कहते हैं। मुर्गी अंडे पे बैठ के उसे कितने दिन सेती है, 21 दिन तक सेती है। इसे क्या कहते हैं, ऊष्मायन काल कहते हैं। इससे अंडे को नमी, उष्णता मिलती है। यह अंडे के में भ्रूण के विकास एवं अंडों के स्फुटन में सहायक है। यानी इससे क्या होगा, अंडे में भ्रूण का विकास हो जाएगा और अंडों में स्फुटन हो जाएगा, अंडे फटेंगे और उससे बच्चा बाहर आ जाएगा 21 दिन तक जब उसमें बैठेगी तब। और उस काल को क्या कहते हैं हम, ऊष्मायन काल कहते हैं। और इस प्रक्रम में प्राकृतिक स्फुटन, इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्फुटन कहते हैं। बड़े कुक्कुट फार्म में अंडे सेने के का कार्य विशेष उपकरणों द्वारा किया जाता है, जिन्हें ऊष्मायित्र कहते हैं। यानी कि अब आपने कहा कि हर जगह तो मुर्गियां अंडों के ऊपर बैठेंगी नहीं 21-21 दिन तक हर अंडे पे बैठे, तो क्या होता है वहां इस गर्मी को देने के लिए एक स्पेशल
यंत्र लगाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मायंत्र कहते हैं। और उससे क्या होता है, स्थिर ताप जो है वो स्थिर रखते हैं और उससे उनके अंडे से बच्चे निकल आएंगे। आइए जानकारी प्राप्त करें कि कुक्कुट फार्म में पक्षियों को के भोजन आवास का क्या व्यवस्था होती है। हम कैसे देखें कि जो हमारा जो फार्म है उसमें कैसे भोजन और क्या क्या चीजें होंगी और क्या खाएंगे क्या खाएंगे। तो कुक्कुट फार्म पक्का बना होता है। कैसा बना होता है, पक्का बना होता है। इसमें प्रकाश, हवा की पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था होती है। सामान्यतः ये ऊंचे स्थान पर होता है जहां जल का भराव नहीं होता है। फार्म में नियमित सफाई की व्यवस्था होती है। बैठने, खाने, अंडा देने, पाठ करने के लिए स्थान होता है अलग अलग, ठीक है। कुक्कुट आहार में दले हुए दाने दिए जाते हैं। क्या क्या खाएंगे ये, तो ये तो समझ में आ गया कहां रहेंगे कैसे रहेंगे, ठीक। अब खाएंगे क्या, दले हुए दाने, हरी खाद्य सामग्री होती है। गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ अनाजों के को पीसकर इसमें कंकड़ और बालू का चूना या चूना पत्थर का चूरा मिलाते हैं। कंकड़ बालू का चूरा या चूना पत्थर का चूरा मिला देते हैं। यस, कंकड़ चूना पत्थर से क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये अंडे के ऊपर, जो अंडा होता है इसके ऊपर जो कवर होता है, ये कवर बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, उस कवच को बनाने में सहायता करता है। मुर्गी को जल की पर्याप्त मात्रा दी जाती है, यानी पानी खूब दिया जाता है। जल की मात्रा कम होने पर अंडे देने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए ये चीजें कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं ये सब समझ में आ गया। अंडों के ऊपर जो कवर होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब बात करते हैं कुक्कुट फार्मों में पक्षियों की सुरक्षा का प्रबंधन होगा। भाई सुरक्षा भी तो करना है उनकी, कहीं कुत्ता आ गया घुस गया तो सुरक्षा करें। तो पक्षियों के रोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं क्योंकि इनमें रोग बहुत तेज लग जाता है। अगर आप बकरियों मुर्गियों को देखें तो मुर्गियों में रोग बहुत तेज लगता है, तो पक्षी रोग के लिए तो इसलिए रोगों से बचाव के लिए क्या करते हैं, इसमें उचित प्रबंध है और इसमें टीकाकरण भी करा देते हैं इनका, ठीक है। अधिक अंडोत्पादन यानी अंडे ज्यादा हो जाए और मांस ज्यादा हो जाए, इसमें भी संकरण की तकनीक कराई जाती है और उसकी उन्नत किस्में बनाई जाती हैं। हमारे देश में व्हाइट लेगहॉर्न, देखिए ये मुर्गों की नस्लें हैं। व्हाइट लेगहॉर्न, आयरलैंड रेड, ILS रेड मुर्गी की उन्नत किस्में हैं और देसी नस्लें हो गई। अब देश ये कौन सी हो गई हमारे देश में, ये तो ये हो गई। और देसी नस्ल में आ जाता है असील, ब्रॉयलर देने तथा अंडा देने वाली लेयर में क्या क्या अंतर होते हैं जरा ये देखिए। तो ये हमारी नस्लें हो गई। हमारे देश में कौन कौन सी है, व्हाइट लेगहॉर्न, आयरलैंड रेड, ILS रेड मुर्गी की उन्नत नस्लें हो गई और देसी नस्ल में नाम रहता है असील। अब देखते हैं ब्रॉयलर और अंडे देने। ब्रॉयलर किसके लिए हम यूज करते हैं, जो मांस देने वाले होते हैं पक्षी उन्हें हम ब्रॉयलर कहते हैं। और अंडे देने वाले कौन होते हैं, लेयर। इनमें क्या अंतर होता है उसको जरा देख लेते हैं, अंडे देने वाले और गोश्त वाले। तो ब्रॉयलर को मांस के लिए जबकि लेयर को अंडों के लिए पाला जाता है, पहला अंतर हो गया। ब्रॉयलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा की प्रचुर मात्रा होती है, जबकि लेयर के आहार में विटामिन ए और के की मात्रा अधिक होती है। ब्रॉयलर की मृत्यु दर लेयर की मृत्यु दर की अपेक्षा कम होती है। ब्रॉयलर की अपेक्षा लेयर की वृद्धि के लिए अधिक स्थान तथा प्रकाश की आवश्यकता होती है। यह अंतर हो गया कि ब्रॉयलर में क्या होता है, लेयर में क्या होता है, यह अंतर हो गया। अब क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन यहां आ गया फिर से। ब्रॉयलर तथा अंडे देने वाले लेयर में क्या अंतर है, अभी आपको अंतर बताया हमने चार के चारों। यहां पे देख लीजिए, कह रहे हैं अंतर भी, लेकिन आपको बताना है किसके आधार पर, इनके प्रबंधन के आधार पर आपको बताना है। तो सबसे पहले अंतर ब्रॉयलर को मांस के लिए और जबकि लेयर को अंडे के लिए पाला जाता है। ब्रॉयलर की मृत्यु जल्दी हो जाएगी और लेयर की मृत्यु देर से होगी, ठीक। ब्रॉयलर को लेयर की अपेक्षा आवास के लिए कम स्थान और कम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ब्रॉयलर चूजों को अच्छी वृद्धि के लिए आहार में प्रचुर मात्रा में विटामिन तथा वसा की आवश्यकता होती है, जबकि लेयर को आहार में विटामिन ए और विटामिन के की भी आवश्यकता अधिक रखी जाती है। तो ये आपके क्वेश्चन हुए और इनका उत्तर हो गया भाई साहब। अब देखिए आ जाता है मत्स्य पालन यानी मछलियों का पालन। तेजी के साथ में खत्म कर रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रट्टाफिकेशन है, आगे से 2-3 बार देखेंगे, रोक रोक के देखेंगे, लिख लीजिएगा, इसको याद जरूर कर लीजिएगा, क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। मत्स्य यानी मछली उत्पादन यानी फिश प्रोडक्शन। भोजन में प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत मछली है।
भोजन में जो प्रोटीन का एक स्रोत, तो मछली से हमें क्या मिल रहा है, याद रखिए प्रोटीन मिल रहा है। मछली उत्पादन में पखयुक्त यानी मछली जो होती है हमारी, वो जल की जो रानी है, उसमें क्या है, ये मछली के यहाँ पे जो लगे होते हैं इन्हें पख कहते हैं, पंख नहीं कहते हैं। पंख जो होते हैं ये होते हैं चिड़ियों में, और जो पख होते हैं यानी फिन्स, पख जो होते हैं फिन्स, ये फिन्स होते हैं, इन्हें हम ये मछलियों में मिलेंगे, ठीक है, ये मछलियां मिलते हैं। तो जो पख युक्त मछलियां होती हैं या तो वो होंगी या कवचीय मछलियां, यानी उनके ऊपर कवच होगा। दो प्रकार की मछलियां हमारी मछली उत्पादन में सम्मिलित होंगी। अभी हम उनके उदाहरण के लिए भी, उदाहरण के लिए मुलेट, पर्ल स्पॉट, ये पख युक्त हैं, जबकि प्रॉन, झींगा और मुलस्का कवचीय मछलियां हैं। समझ में आ गई, पख युक्त कौन सी हो गई, मुलेट हो गई, पर्ल स्पॉट हो गई, और प्रॉन, झींगा, मुलस्का कौन सी हो गई, ये कवचीय मछलियां होंगी। मछली प्राप्त करने की दो विधियां हैं, एक तो प्राकृतिक स्रोत से पकड़ लेना और फिर दूसरा मछली का पालन कर लेना। तो मछलियों के लिए जल स्रोत दो तरीके के हो गए, अलवणीय और लवणीय, दोनों तरीके के हो सकते हैं भाई। अलवणीय जल और लवणीय जल, दो तरीके का जल होता है। अलवणीय जल जो होता है वो वाला है जो अर्थ के ऊपर है, जमीन के ऊपर, आपको नदी में मिल रहा है, तालाब में मिल रहा है, नाली में मिल रहा है, झीलों में मिल रहा है, ये हमारा जमीन के ऊपर पानी है, इसे कहते हैं अलवणीय। जो समुद्र में मिल रहा है वो कौन सा है, लवणीय। तो दो तरीके के स्रोत है, यानी समुद्र से भी ले सकते हैं और हमारे जमीन वाले से भी। तो अगर अलवणीय जल को ताजा जल भी कहते हैं, अलवणीय को क्या कहते हैं, ताजा जल। तो ताजा जल या अलवणीय जल कहां मिलेगा, नालों में, तालाबों में, नदियों में होता है। जबकि खारा जल यानी लवणीय जल कहां मिलेगा, समुद्री होता है। अतः मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल दोनों उनकी परिस्थितियों में, तंत्र में किया जा सकता है। यानी चाहे हम जमीन में मछलियां पकड़ ले, नदियों में, तालाबों में, नालों में, या हम समुद्र में जाके मछली पकड़ ले, दोनों में कर सकते हैं। अब समुद्र मत्स्यिकी यानी समुद्र में जो मछलियों की बात होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो भारत में समुद्री संसाधन क्षेत्र लगभग 7500 किलोमीटर तक है। ये जो भारत है, भारत में ये यहाँ के ऊपर ये आपका पूरा समुद्री इलाका है, तो कितना लंबा है, 7500 किलोमीटर समुद्री तट है। इसके अलावा समुद्र की गहराई भी है, इसके नीचे भी होगा, तो वहां पे भी। तो कौन कौन सी मछलियां आती हैं समुद्री, जरा उनके नाम देखिए, पॉम्फ्रेट, मैक्रल, ट्यूना, सार्डिन, बॉम्बे डक, ये सबसे अधिक प्रचलित समुद्री मछलियां हैं। कौन कौन सी होगी, पॉम्फ्रेट, मैक्रल, ट्यूना, सार्डिन, बॉम्बे डक, ये समुद्री मछलियां हो गई। और समुद्री मछली पकड़ने के लिए मछुआरे विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग करते हैं। मछली पकड़ने वाली नावें भी होती हैं। खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता आसानी से लगाने के लिए सैटेलाइट का और प्रतिध्वनि गंभीर तापमापी का प्रयोग किया जाता है। इससे प्राप्त सूचनाओं का उपयोग करके मछली उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। अब अगर बात करी जाए आर्थिक महत्व वाली कुछ समुद्री मछलियों का, समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। आर्थिक महत्व यानी कि जिससे हम पैसा कमा लें, जैसे तुम्हारा अभी बताया हमने पर्ल इंडस्ट्री बनाई है, हमने भी आप लोगों को बताया हुआ भी है। पर्ल इंडस्ट्री यानी मोती की पूरी इंडस्ट्री होती है, वो भी समुद्र में ही पाली जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें से कुछ मछलियां निम्नवत हैं, जैसे मुलेट हो गई, भकेती हो गई और पर्ल स्पॉट हो गया, ये पखयुक्त मछलियां हैं, इनको हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। झींगा हो गया, मत्सल हो गया, एस्टर हो गया और समुद्री खरपतवार जो हो गई, ये कवचीय मछलियां हो गई। नाम याद कर लीजिएगा, सीधा सीधा यहां से क्वेश्चन आएगा, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। तो ऑयस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पर ऑयस्टर जो है उसका संवर्धन क्यों किया जा रहा है, मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की स्थिति में इसमें कमी की पूर्ति संवर्धन द्वारा हो सकती है। और जो ऑयस्टर मछलियों का संवर्धन कर रहे हैं, किसके लिए, मोतियों के लिए, इसे कहते हैं, इस कल्चर कहते हैं, संवर्धन कहते हैं मेरी कल्चर। इसे क्या कहते हैं, मेरी कल्चर कहते हैं। अब देखिए फिशरीज जो होती हैं वो अभी तो हमने समुद्री वाली बता दी, मरीन फिशरी। अब अंतः स्थलीय मछली यानी कि इनलैंड फिशरी यानी कि नदी, तालाबों और झीलों वगैरह की जो फिशरी की बात होगी, तो इसमें मछली उत्पादन ताजे जल तथा खारे जल के स्रोतों में किया जाता है। ताजे जल में प्रमुख स्रोत जो है वो नाले हो गए, तालाब हो गए, पोखर हो गए, नदियां हो गई। और खारे जल के अपने संवर्धन वे हैं जो समुद्री जल तथा ताजा जल जहां पे मिलते हैं वहां पे, जैसे नदी के जो मुहाने होते हैं, एस्चुरी तथा लैगून भी महत्वपूर्ण भंडार होते हैं, वहां पे भी खूब मछलियां मिल जाती हैं। जब मछलियों का प्रग्रहण अंतःस्थली वाले स्रोतों पर किया जाता है
तो उत्पादन अधिक नहीं होता है। इन स्रोतों के से अधिकांश मछली उत्पादन का संवर्धन द्वारा ही होता है। तो मछली संवर्धन कभी कभी धान की फसल के साथ भी किया जाता है। कभी कभी मछलियां जो है वो कैसे उगाई जाती है, इधर धान उगा हुआ है और उसमें पानी तो भरा ही होता है, उसमें मछलियां डाल दी गई, वो मछलियां आराम से यहीं बढ़ जाती है, संवर्धन हो गया उनका। ठीक है। मिश्रित संवर्धन क्या होता है, यानी कंपोजिट फिश कल्चर। इस तंत्र का उपयोग अधिक मछली संवर्धन करने के लिए किया जाता है, यानी बहुत ज्यादा मछलियां अगर चाहिए तो इसमें क्या होता है कि एक तालाब के अंदर 5 से 6 तरीके की मछलियों को हम पैदा कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं उनका। तो तालाब में मछलियों की 5 से 6 स्पीशीज को हम रख सकते हैं। ठीक है। और इस तरीके से चुना जाता है कि उनमें एक दूसरे में लड़ाई ना हो। जैसे कतला मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है, रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती है, और मृगल तथा कॉमन कार्प तालाब की तली से अपना भोजन लेती है। यानी एक ही तालाब में एक ऊपर से ले रही है, एक बीच से ले रही है और एक तली से ले रही है। कतला मछली कहां से ले रही है, जल की सतह से ले रही है, ऊपर ऊपर ले रही है। ठीक। यहां कौन सी हो गई, कतला। दूसरी कौन सी मछली हो गई, रोहू। रोहू मछली मध्य क्षेत्र से, यहां हो गई रोहू। और जो तीसरी मछली है वो कौन सी हो गई, मृगल तथा कॉमन कार्प, ये तली से होंगी, मृगल और कॉमन कार्प। ये अपना भोजन यहां नीचे से ले। क्या इन दिनों में कभी लड़ाई हुई, कभी नहीं, आराम से बढ़ेगी। ऐसे ही ग्रास कार्प खरपतवार खाती है। ग्रास कार्प क्या खाती है, खरपतवार खाती है। इस प्रकार सभी मछलियां एक साथ बिना स्पर्धा के, बिना लड़ाई करे एक साथ होती है। इस मिश्रित संवर्धन से मछली उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं मिश्रित मछली संवर्धन की समस्या। समस्या ये है कि कुछ प्रकार की मछलियां केवल वर्षा ऋतु में ही जन्म करती हैं, और मछली संवर्धन की एक समस्या अच्छी गुणवत्ता वाले भिंडों का भी उपलब्ध ना होना, या डिम्बों का। जो डिम्ब हैं हमारे, यानी कि जो उसके छोटे छोटे मछली के बीज होते हैं, वो अच्छी तरीके के जो गुणवत्ता है वो उनमें नहीं हो सकती, मिल नहीं सकते आसानी से। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी विधियां खोजी जा रही है जिसमें मछलियों का संवर्धन हार्मोन के उपयोग द्वारा किया जा सके। इनसे मनचाही मात्रा में शुद्ध मछली के डिम्ब प्राप्त होते रहेंगे। तो ये भी किया जा रहा है, इसके ऊपर रिसर्च। अब बात करते हैं मधुमक्खी पालन की। तो जब मधुमक्खी पालन हो रहा है वो किस लिए होता है, शहद के लिए। ठीक है। तो मधुमक्खी पालन का उद्यम कृषि उद्योग, एक कृषि उद्योग बन गया है। पूंजी निवेश कम होने के से किसान के लिए धनार्जन का अतिरिक्त साधन भी है, पैसा भी मिल जाता है किसानों को। व्यवसायिक मधु उत्पादन के लिए मधु वाटिका अथवा मधुमक्खी फार्म बनाए जाते हैं। आपने देखा भी होगा, फार्म बना दिया जाता है, उसमें मधुमक्खियां पाली भी जाती हैं। तो व्यवसायिक स्तर पर मधु उत्पादन करने के लिए देशी किस्म की जो मक्खी होती है, जिसका नाम है एपिस सेरेना इंडिका। ठीक है, ये सामान्य भारतीय मछली है। दूसरी मछली होती है एपिस डॉर्सेटा, जो कि एक शैल मछली है। और तीसरी है एपिस फ्लोरी, जो कि लिटिल मक्खी है। और ये तीन मक्खियां तो हैं ही हैं, लेकिन एक इटली की मक्खी है एपिस मेलिफेरा। ये मधु एकत्र करने की इसमें क्षमता बहुत अधिक होती है, ये बहुत ज्यादा शहद इकट्ठा करती है, वे डंक भी कम मारती है। तो एपिस इटली वाली जो है एपिस मेलिफेरा, देखिए मछलियों की, मक्खियों की, मधुमक्खियों की कितनी प्रजातियां होगी, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस डॉर्साटा और एपिस फ्लोरी, ये तीन तो हो गई। और यहाँ एपिस मेलिफेरा, यानी 4 प्रजातियां हैं। एपिस मेलिफेरा कहाँ की है, इटली की है। भारत की कौन सी है, एपिस डॉर्साटा, एपिस सेरेना इंडिका। एपिस डॉर्साटा का है, कैसी है, ये शैल मक्खी है। और एपिस फ्लोरी का है, ये लिटिल मक्खी कहलाती है। ठीक, नाम समझ में आ गए। ये 3-4 तरीके के। इसमें सबसे कम कौन काटती है, ये इटली वाली मेलिफेरा, और सबसे ज्यादा भी इसका शहद इकट्ठे करने की प्रॉपर्टी है। ये निर्धारित छत्ते में काफी समय तक रहती है और प्रजनन तीव्रता से करती है। ठीक है, इसी कारण से व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है। कौन सी मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है व्यावसायिक रूप में, एपिस मेलिफेरा का प्रयोग किया जा रहा है। अब मधुमक्खियां चूंकि मधु निर्माण के लिए मकरंद तथा पराग फूलों को एकत्र करती हैं, मकरंद यानी कि नेक्टर हो गया, और पराग यानी पॉलन ग्रेन्स को इकट्ठा करेंगी। तो क्या करेंगी, फूलों की किस्में चारागाह की उपलब्धता मधु स्वाद को निर्धारित करती है। किस तरीके का फूल है और कैसा चारागाह है, ये बताएगा कि हमारा शहद कैसा है।
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस कारण मधु की कीमत तथा गुणवत्ता मधुमक्खियों के लिए उपलब्ध फूलों के किस्मों पर निर्भर करती है। जैसा फूल होगा उसी तरीका क्या है वो शहद बनाएगी। मधु उत्पादन, आप देखिए क्वेश्चन है, प्रश्न क्या है, मधु उत्पादन के लिए उपयुक्त मक्खियां कौन कौन सी हैं, से ऐच्छिक गुण क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला है उनमें शहद एकत्र करने की अच्छी क्षमता होना चाहिए मक्खियों में, उनमें शत्रुओं से बचाव की क्षमता होना चाहिए, रानी मधुमक्खी अंडे उत्पादन क्षमता, दूसरे शब्दों में प्रजनन तीव्रता करने के लिए क्षमता उसमें होनी चाहिए, वे छत्ते में अधिक समय तक रहनी चाहिए, छत्ते में ज्यादा समय तक रहेंगे। इसके अलावा उनकी प्रकृति में सज्जनता हो, अर्थात हमला करने, डंक मारने की प्रवृत्ति उसमें ना हो। तो ये मधुमक्खियों के लिए ऐसे गुण तो होना चाहिए जो हमें चाहिए। ठीक, अब इसी के साथ हमारा मधुमक्खी पालन भी खत्म हो गया। तो हमारा यहाँ तक सारा काम हो गया है। हम लोगों ने ये देख लिया कि कितने तरीके के हमारे पोल्ट्री फार्मिंग, मधुमक्खी पालन, पशुपालन हो गया, कैसे हम अपने सिंचाई करेंगे, फसल पैटर्न करेंगे, इसके अलावा हम कैसे कैसे उर्वरक लेंगे, कैसी खाद लेंगे, और कैसे हमारा ये सारे पोषक तत्व होंगे कौन कौन से, और फसल उत्पादन क्या होगा, और हरित क्रांति क्या होगा, और फसल क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में अब तक पढ़ ली। उम्मीद कर रहा है यहाँ तक समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और हैं, जैसे अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र से क्या लाभ है, एक क्वेश्चन ये आ गया। तो अंतरा फसलीकरण से क्या लाभ है, जब दो या दो से अधिक फसल एक ही खेत में निश्चित पंक्तियों में उगाई जाती है तो उसे एक फसल को नष्ट होने से खतरा कम हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, अंतरा फसलीकरण का लाभ हो गया ये। फसल चक्र के लाभ, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, उर्वरकों की आवश्यकता कम हो जाती है, वर्षा में 2-3 फसलें उगाने के कारण उत्पादन बढ़ जाता है, फसल में पीड़क और खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है, एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलों को बोने से किसान कई तरह के अनाज, दालें, चारा इत्यादि प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, ये फायदा हो गया। भंडार गृह यानी गोदामों में अनाज की हानि कैसे होती है भाई, अब जब गोदाम में रख लेंगे तो अनाज की हानि भी हो सकती है। ठीक है, वो कैसे हो सकती है, उसकी गुणवत्ता खराब हो सकती है, उसके वजन में कमी आ सकती है, उसकी अंकुरण क्षमता में कम हो सकती है, और उसका बदरंग भी हो जाना, ये सब इसमें चीजें आती हैं। फिर प्रश्न आता है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन में क्या समानताएं हैं। यानी आपने अभी पढ़ा कुक्कुट पालन होता है, दूसरा पढ़ा मत्स्य पालन होता है, तीसरा होता है मधुमक्खी पालन, इनमें समानता क्या है, एक सा क्या है। तो तीनों में निम्नलिखित समानता है। तीनों में गुणवत्ता के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए अच्छी विकसित नस्ल चाहिए का चुनाव एक समान ही है, और नस्ल सुधार के लिए संकरण कराना भी, ये भी समान ही बात है। आ जाते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, ब्रॉयलर तथा अंडे देने वाले लेयर में क्या अंतर है, इसके प्रबंधन को स्पष्ट कीजिए। हम आपको ये क्वेश्चन अभी करा के आए हैं कि ब्रॉयलर और अंडे देने वाले यानी लेयर में क्या अंतर है, आप इसे पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपके कुछ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को हम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, अगली वीडियो में कराएंगे, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, वरना अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं और बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या है। तब तक सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। हैव अ नाइस डे।